नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ तुम ऐसी होती तो। सुनील बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सुनील के बेटे अखिलेश ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सुनील की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिलेश ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिलेश, क्यों चिल्ला रहे हो? सुनील की पत्नी कविता ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिलेश ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कविता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सविता देवी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गए। सुनील बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को सुनील की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। सुनील को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सविता देवी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सुनील बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सुनील, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सुनील ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कविता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सविता देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सुनील जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद
उसके चाचा जो लंदन में रहते थे आने वाले थे। जब सुनील बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से सुनील के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सुनील, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर उमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कविता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर उमेश ने सुनील की ओर देखा तो सुनील ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर उमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सविता देवी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर उमेश दौड़कर सविता देवी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सविता देवी की ये हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा सुनील, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उमेश ने सुनील को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सुनील का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सविता देवी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है, समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर उमेश ने कविता की ओर व्यंग से देखा। कविता निरुत्तर होकर सुनील को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सुनील, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कविता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर उमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ लंदन जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। डॉक्टर उमेश ने सविता देवी से कहा। सुनील को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर उमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो सुनील को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सविता देवी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सुनील ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कविता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सविता देवी से आंख मिलाए। सविता देवी ने कविता की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सुनील को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कविता और बच्चों ने सविता देवी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।